नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल देसी स्टोरीवर्स पर फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करें। पंजाब का वो छोटा सा गांव लोहागढ़ साल के इस वक्त सफेद कोहरे की चादर में लिपटा रहता था। लेकिन इस साल की ठंड कुछ अलग थी। हवा में सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि एक अजीब सी भारीपन और सड़ांध थी। आर्यन अपने 4 दोस्तों समीर, तान्या और रिया के साथ करीब 10 साल बाद अपने पुश्तैनी गांव लौटा था। अवसर था लोहड़ी का और कारण था उसके दादाजी की अंतिम वसीयत, जिसमें लिखा था कि इस साल की लोहड़ी उन्हें गांव की उसी पुरानी हवेली में मनानी होगी जिसे सालों से बंद रखा गया था। यार आर्यन, ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है? समीर ने अपनी जैकेट के कॉलर ऊपर करते हुए पूछा। गाड़ी जैसे ही गांव की कच्ची सड़क पर मुड़ी, कोहरा इतना घना हो गया कि हेडलाइट की रोशनी भी हार मान रही थी। दादाजी चाहते थे कि हम यहां आए, बस एक रात की बात है। कल सुबह लोहड़ी मनाकर हम वापस शहर निकल जाएंगे, आर्यन ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। जब वे हवेली के विशाल लोहे के गेट पर पहुंचे तो वहां गांव का एक बूढ़ा चौकीदार रहमत काका उनका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और वो लगातार अपनी माला जप रहा था। आ गए तुम लोग, अग्नि को तैयार रखना, लेकिन याद रहे आज रात आग सिर्फ गर्मी के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए जलानी होगी। रहमत काका की आवाज में एक अजीब सी कंपकपी थी। सुरक्षा? कैसी सुरक्षा काका? तानिया ने हंसते हुए पूछा। काका ने उसकी ओर देखा और अपनी उंगली उस दिशा में उठाई जहां दूर खेतों के बीच एक अकेला सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। आज की रात लोहड़ी की नहीं, लोहड़ी की है। वो जो आग से जन्मी थी और आग में ही समा गई, लेकिन उसकी प्यास कभी नहीं बुझी। आज रात जब तुम आग जलाओगे तो उसे अपनी तरफ मत बुलाना। दोस्तों ने इसे बूढ़े की बकवास समझकर टाल दिया और हवेली के अंदर चले गए। हवेली अंदर से धूल भरी और ठंडी थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों की आंखें मानो उनका पीछा कर रही थीं। रात के 8 बज रहे थे। गांव के लोग अपने घरों के बाहर छोटी छोटी लकड़ियां जमा कर रहे थे, लेकिन कोई भी गा नहीं रहा था। पूरा गांव खामोश था। आर्यन और उसके दोस्तों ने हवेली के बीचों बीच वाले आंगन में लोहड़ी की आग जलाने की तैयारी शुरू की। जैसे ही आर्यन ने माचिस की तीली जलाई, हवा का एक तेज झोंका आया और सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में रिया चिल्लाई, आर्यन देखो वहां सीढ़ियों पर कौन है? आर्यन ने टॉर्च चलाई। सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर एक परछाई खड़ी थी। वो लंबी, पतली और बिल्कुल काली थी। उसकी आंखों की जगह 2 दहकते हुए अंगारे थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो परछाई हवा में विलीन हो गई। उसी पल आंगन के बीचों बीच रखी लकड़ियों में अपने आप आग लग गई, लेकिन वो आग सुनहरी या लाल नहीं थी, वो नीले रंग की थी। नीली आग की लपटें धीरे धीरे ऊंची होने लगी थीं। वातावरण में लकड़ी जलने की सामान्य महक की जगह कुछ ऐसी गंध आने लगी जैसे मांस जल रहा हो। चारों दोस्त तो सजीबो गरीब आग के घेरे के पास जम से गए थे। ये आग नीली क्यों है? क्या तुमने इसमें कोई केमिकल डाला है? तान्या ने घबराते हुए आर्यन से पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया। उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं, मैंने तो अभी तक माचिस छुई भी नहीं थी, ये अपने आप जल उठी। तभी समीर ने ध्यान दिया कि आग की लपटों के बीच से कुछ आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। वो आवाज किसी पुरानी पंजाबी बोली में थी। सानो वी साड़ो, सानो वी साड़ो, यानी हमें भी जलाओ, हमें भी जलाओ। तुम लोगों ने वो सुना? समीर का चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या सुना? यहां सिर्फ हवा चल रही है समीर, डरो मत, रिया ने खुद को हिम्मत देते हुए कहा, लेकिन उसकी नजरें हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की पर टिकी थीं। वहां कोई था, एक बूढ़ी औरत जिसके बाल जमीन तक लंबे थे और वो फटे पुराने सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। खिड़की के कांच पर अपनी उंगलियां रगड़ रही थी। चर्र चर्र, उस आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। आर्यन ने अपनी टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन खिड़की पर अब कोई नहीं था। सिर्फ कांच पर खून के धुंधले निशान बने हुए थे जो नीचे की तरफ बह रहे थे।
अचानक हवेली का भारी मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। समीर ने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे बंद था जैसे बाहर से किसी ने उसे वेल्ड कर दिया हो। खुल नहीं रहा। आर्यन, दरवाजा जाम हो गया है। उसी वक्त आंगन की नीली आग भड़ककर 10 फीट ऊंची हो गई। आग की लपटों के बीच से एक हाथ बाहर निकला, हड्डियों का ढांचा जिस पर झुलसी हुई काली खाल लटक रही थी। वो हाथ जमीन को कुरेदते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। भागो, ऊपर की तरफ भागो, आर्यन चिल्लाया। वे चारों भागकर पहली मंजिल के गलियारे में पहुंचे। वहां का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर गया था। उनकी सांसें जम रही थीं। कॉरिडोर के अंत में उन्हें वही रहमत काका यानी चौकीदार दिखाई दिए। वे एक कोने में बैठकर जमीन पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। काका, हमें बाहर निकालिए, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है, आर्यन हाफते हुए बोला। रहमत काका ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखें अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं। सिर्फ खाली गड्ढे थे जिनसे काला तरल बह रहा था। उन्होंने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना, आज लोहड़ी की रात है। वो आ गई है, उसे भेंट चाहिए। जो आग उसने जलाई है वो तब तक नहीं बुझेगी जब तक उसे कोई जिंदा शरीर न मिल जाए। कौन है वो और आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तानिया रोने लगी। काका ने अपनी कांपती उंगली से पीछे की दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी। उसमें एक सुंदर स्त्री लोहड़ी की आग के पास बैठी थी, लेकिन उसके गले में एक भारी लोहे की जंजीर बंधी थी। ये लोहगढ़ की रानी थी। काका की आवाज भारी हो गई। 100 साल पहले लोहड़ी की रात को ही गांव वालों ने उसे डायन घोषित कर दिया था। उन्होंने उसे इसी हवेली के आंगन में जिंदा जला दिया था। जलते वक्त उसने श्राप दिया था कि हर 100 साल बाद जब लोहड़ी का चांद सबसे चमकीला होगा, वो लौटेगी और अपनी आग में उन लोगों के वंशजों को झोंक देगी जिन्होंने उसे जलाया था। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दादाजी उसी गांव के मुखिया के बेटे थे जिन्होंने उस रानी को जलाने का आदेश दिया था। अचानक समीर के गले में एक अदृश्य फंदा कसने लगा। वो हवा में ऊपर उठने लगा, मानो कोई उसे छत की ओर खींच रहा हो। उसके पैर हवा में छटपटाने लगे। समीर, आर्यन और रिया ने उसके पैर पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन ताकत इतनी ज्यादा थी कि वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। समीर की आंखों की नसें फटने लगी थीं। तभी कॉरिडोर के अंधेरे कोने से वही सफेद कपड़ों वाली औरत रेंगती हुई बाहर आई। उसके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ जली हुई हड्डियां दिख रही थीं। उसने अपनी लंबी काली जीभ बाहर निकाली और समीर के चेहरे को चाटने लगी। बचाओ मुझे, समीर के गले से बस इतनी ही आवाज निकल पाई। समीर का शरीर हवा में झूल रहा था और वो भयावह आकृति उसके चेहरे के करीब थी। उसकी जीभ से टपकता हुआ काला तरल समीर की खाल को जला रहा था। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और पास पड़े एक भारी पीतल के फूलदान को उठाकर उस आकृति की ओर पूरी ताकत से फेंका। जैसे ही वो फूलदान उस औरत के सिर से टकराया, वो एक जोरदार चीख के साथ धुएं में बदल गई। समीर धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसका गला नीला पड़ चुका था और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। यहां से निकलना होगा अभी, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। वे चारों लड़खड़ाते हुए गलियारे के दूसरे छोर की ओर भागे, लेकिन हवेली का भूगोल बदल रहा था। जिस तरफ सीढ़ियां होनी चाहिए थीं, वहां अब सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा गलियारा था, जिसकी दीवारों से इंसानी रोने की आवाजें आ रही थीं। अचानक आंगन से आ रही नीली आग की रोशनी और तेज हो गई। उन्होंने देखा कि आंगन में जली हुई लकड़ियों से राख उड़कर ऊपर आ रही थी। वो राख साधारण नहीं थी, वो हवा में तैरते हुए छोटे छोटे इंसानी आकारों में बदल रही थी। हजारों राख के पुतले हवेली की दीवारों पर रेंगने लगे। वे हमें घेर रहे हैं, रिया चीखी। तानिया का हाथ अचानक दीवार में धंस गया। ऐसा लगा जैसे दीवार की ईंटें नरम मांस में बदल गई हों और उसे अंदर खींच रही हों। आर्यन, मेरा हाथ, ये मुझे खींच रहा है। आर्यन और समीर ने तान्या का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन दीवार से कई सड़े हुए हाथ बाहर निकले और तान्या के कंधों को जकड़ लिया। उन हाथों के नाखून काले और नुकीले थे। नहीं, छोड़ो मुझे, तान्या की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। तभी हवेली के कोनों से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। दुल्ला भट्टी वाला हो, मुंडे ने धी व्याही हो, पर अज धी नहीं, अज बली होवेगी।
ये लोहड़ी का पारंपरिक गीत था, लेकिन इसे गाने वाली आवाजें हजारों मरी हुई आत्माओं की थीं। अचानक एक तेज झटका लगा और तान्या पूरी की पूरी दीवार के अंदर समा गई। अगले ही पल दीवार फिर से सख्त पत्थर की हो गई, मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। सिर्फ तान्या की एक जोरदार आखिरी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। तान्या! रिया वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हमें रुकना नहीं है रिया, अगर हम यहां रुके तो हम सब मारे जाएंगे। आर्यन ने उसे जबरदस्ती उठाया। वे भागते हुए एक पुराने कमरे में घुसे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। यह कमरा शायद उस रानी का ही था। वहां एक बड़ा आदमकद आईना लगा था। धूल से ढके उस आईने पर ताजा खून से कुछ लिखा था। अग्नि अधूरी है, समीर ने कांपते हुए कहा। इसका क्या मतलब है, अग्नि अधूरी है? आर्यन की नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी संदूक पर पड़ी। उसने उसे खोला तो उसके अंदर इंसानी बालों से बनी हुई हजारों छोटी छोटी गुड़िया यानी डॉल्स थीं। हर गुड़िया पर गांव के किसी न किसी परिवार का नाम लिखा था। एक गुड़िया पर आर्यन के दादाजी का नाम लिखा था, ठाकुर जोरावर सिंह। उस गुड़िया का पेट चीरा हुआ था और उसके अंदर से जलते हुए कोयले बाहर निकल रहे थे। तभी आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और उसने आर्यन का कॉलर पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि तान्या थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और उसके चेहरे की खाल झुलस चुकी थी। आर्यन, आग बहुत ठंडी है, तुम भी आओ ना। तान्या की लाश जैसी आवाज ने आर्यन की रूह कंपा दी। आर्यन ने पीछे हटकर उसे धक्का दिया, लेकिन तभी कमरे की छत से खून टपकने लगा। देखते ही देखते पूरा फर्श खून से भरने लगा। खिड़की के बाहर जो लोहड़ी की नीली आग जल रही थी, उसने अब एक विशाल इंसानी आकृति का रूप ले लिया था। वो आकृति हवेली की खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। वो हमें देख रही है, समीर फुसफुसाया। रानी हमें देख रही है। तभी हवेली के नीचे से रहमत काका की अट्टहास सुनाई दी। पहली बलि मिल गई, अब 3 और फिर लोहागढ़ का पुराना कर्ज चुकता होगा। हवेली के कमरे में अब हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना भी दूभर था। जमीन पर फैला खून आर्यन के टखनों तक पहुंच चुका था। तान्या की वो डरावनी आकृति जो आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, अब अचानक शांत हो गई और फिर धीरे धीरे उसी खून के सैलाब में विलीन हो गई। हमें नीचे जाना होगा, आर्यन ने कड़े स्वर में कहा। रहमत काका को पता है कि इसे कैसे रोकना है। वो हमें बलि नहीं चढ़ने देंगे। शायद। पागल हो गए हो? वो बूढ़ा उस डायन के साथ मिला हुआ है। वो हमें मारने के लिए यहां लाया है। समीर, ऊपर रहने का मतलब है तान्या की तरह दीवार में चुन जाना या उस खून में डूबना। नीचे कम से कम भागने का रास्ता तो मिल सकता है, आर्यन ने दलील दी। वे तीनों, आर्यन, समीर और रिया, कमरे से बाहर निकले। कॉरिडोर अब और भी लंबा और घुमावदार लग रहा था। जैसे जैसे वे नीचे की ओर बढ़ रहे थे, ढोल की आवाज तेज होने लगी, ढम 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 ढम। लेकिन ये ढोल खुशी का नहीं बल्कि मौत के मातम जैसा था। जब वे वापस आंगन में पहुंचे तो नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन की नीली आग अब एक विशाल चक्र बन चुकी थी। रहमत काका उस चक्र के ठीक सामने बैठे थे, लेकिन उनका शरीर अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उनकी खाल काली पड़कर फटने लगी थी और उनके नाखूनों से काला धुआं निकल रहा था। काका, रुकिए, आप ये क्यों कर रहे हैं? आर्यन ने दूर से ही चिल्लाकर पूछा। काका धीरे से पलटे। उनकी आवाज में अब हजारों सालों की गूंज थी। मैं रहमत नहीं हूं बालक, मैं तो महज एक बर्तन हूं जिसे वो इस्तेमाल कर रही है। आज रात उसे उसका बदला चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों ने उसे लोहड़ी की आग में जिंदा जलाया था ताकि वे अमर हो सके, लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को भी उसी आग में कैद कर दिया। आर्यन ने देखा कि नीली आग के बीचों बीच तान्या का शरीर हवा में तैर रहा था। वो मरी नहीं थी, लेकिन वो एक गहरी बेहोशी में थी और आग की लपटें उसके शरीर को जला नहीं रही थीं, बल्कि उसकी आत्मा को सोख रही थीं। तान्या! रिया उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने आग के घेरे को छूने की कोशिश की, एक अदृश्य झटके ने उसे पीछे फेंक दिया। बलि अधूरी है, काका या जो भी वो था बोला। लोहड़ी की इस आग को 3 और दिल चाहिए। आर्यन, तुम्हारे परिवार ने ये शुरू किया था और तुम्हारे खून से ही ये खत्म होगा।
अचानक हवेली की छत से बड़े बड़े काले कौवे नीचे गिरने लगे। वे गिरते ही जलकर राख हो जाते और उस राख से काले हाथ निकलकर समीर और रिया के पैर जकड़ने लगे। आर्यन, मुझे बचाओ! उसकी पैंट की नीचे से वे राख के हाथ उसकी खाल को खुरच रहे थे। आर्यन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे याद आया कि उसके दादाजी की वसीयत में एक पुरानी चाबी का जिक्र था जो उसके गले के लॉकेट में छिपी थी। उसने लॉकेट खोला। उसके अंदर एक छोटा सा लोहे का कील KEEL था जिस पर पुराने मंत्र खुदे थे। काका ने कहा था कि आग ही सुरक्षा है। आर्यन को अचानक समझ आया, ये नीली आग उसकी नफरत है, लेकिन असली लोहड़ी की आग प्यार और शुद्धता की होती है। आर्यन ने पास पड़े एक पुराने संदूक को तोड़कर सूखी लकड़ियां निकाली। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उन लकड़ियों को एक अलग कोने में जलाने की कोशिश की। मत करो, रहमत काका चीखे। अगर तुमने पवित्र आग जलाई तो वो उसे सहन नहीं कर पाएगी। आर्यन ने जैसे ही आग जलाई, एक पीली नारंगी प्राकृतिक रोशनी फैली। जैसे ही उस रोशनी ने नीली आग को छुआ, पूरी हवेली थरथराने लगी। दीवारों से चीखें निकलने लगी और वो नीली आग बेचैन हो गई। लेकिन तभी वो जली हुई रानी सीधे छत से नीचे कूदी। वो आर्यन के ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी नफरत थी। उसने अपना हाथ आर्यन की छाती की ओर बढ़ाया। आर्यन, भागो! समीर और रिया चिल्लाए, लेकिन आर्यन हिल नहीं पाया। रानी की ठंडी जली हुई उंगलियों ने आर्यन की गर्दन को जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आर्यन के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तुम्हारी बारी। रानी की आवाज सीधे आर्यन के दिमाग में गूंजी। रानी की जली हुई उंगलियां आर्यन के गले में मांस तक धंस रही थीं। आर्यन को महसूस हो रहा था कि उसकी नसें फटने वाली हैं। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा, लेकिन तभी उसकी उंगलियों ने उस लोहे की कील को कसकर पकड़ लिया जो उसने अपने लॉकेट से निकाली थी। अभी नहीं, आर्यन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और वो अभिमंत्रित लोहे की कील सीधे रानी के जकड़े हुए हाथ की कलाई में गाड़ दी। जैसे ही लोहा उस आसुरी शक्ति के शरीर से टकराया, एक कान फाड़ देने वाली चीख पूरे लोहागढ़ गांव में गूंज उठी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि हजारों जलती हुई रूहों की सामूहिक चीख थी। रानी का हाथ किसी कागज की तरह जलने लगा और उसने आर्यन को झटके से छोड़ दिया। आर्यन जमीन पर गिरकर बुरी तरह खांसने लगा। समीर, रिया, वो पवित्र आग, उसे बुझने मत देना। समीर और रिया, जो अब तक राख के हाथों से मुक्त हो चुके थे, भागकर आर्यन के पास पहुंचे। उन्होंने हवेली के पुराने फर्नीचर और पर्दों को खींच कर आर्यन द्वारा जलाई गई उस छोटी सी पीली आग में डालना शुरू किया। जैसे जैसे पवित्र अग्नि का घेरा बढ़ने लगा, नीली आग पीछे हटने लगी। तुम इसे नहीं रोक सकते। रहमत काका का शरीर अब पूरी तरह टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। वो जमीन पर किसी मकड़ी की तरह रेंगता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। 100 साल का इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। काका ने छलांग लगाई, लेकिन वो पवित्र आग के घेरे के अंदर नहीं आ पा रहा था। वो आग के चारों तरफ पागलों की तरह चक्कर काटने लगा। तभी आर्यन ने देखा कि नीली आग के बीच फंसी तान्या का शरीर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। तान्या को बाहर निकालना होगा, रिया रोते हुए चिल्लाई। आर्यन ने देखा कि रानी की आकृति अब फिर से आकार ले रही थी। इस बार वो और भी भयानक थी। उसकी लंबाई छत तक पहुंच गई थी और उसके शरीर से काला धुआं निकलकर पूरे आंगन को भर रहा था। समीर, पवित्र आग से एक जलती हुई लकड़ी उठाओ, आर्यन ने आदेश दिया। समीर ने एक भारी लकड़ी उठाई जिसका सिरा तेजी से जल रहा था। आर्यन ने वो लोहे की कील लकड़ी के जलते हुए सिरे पर बांध दी। ये लोहे और अग्नि का संगम है। दादाजी की डायरी में लिखा था, लोहा रूह को रोकता है और अग्नि उसे शुद्ध करती है। जैसे ही रानी ने उन पर हमला करने के लिए अपना विशाल हाथ नीचे गिराया, आर्यन और समीर ने मिलकर वो जलती हुई मशाल सीधे उसके सीने के बीचों बीच दे मारी। एक भयानक विस्फोट हुआ। नीली और पीली आग आपस में टकराईं और एक प्रचंड बवंडर पैदा हो गया। हवा इतनी तेज थी कि हवेली के खिड़कियों के शीशे चकनाचूर होकर उड़ने लगे। आर्यन ने देखा कि तान्या का शरीर नीली आग से बाहर छिटक कर गिरा। वो तुरंत भागकर उसके पास पहुंचा। तान्या ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी नब्ज अभी भी बहुत धीमी चल रही थी। हमें यहां से अभी निकलना होगा, ये हवेली गिर रही है,
समीर ने चिल्लाकर आगाह किया। छत की कड़ियां टूटने लगी थीं। रहमत काका, जो अब केवल मांस का लोथड़ा मात्र रह गए थे, आग की लपटों में घिर चुके थे। उनकी आखिरी हंसी पूरे खंडहर में गूंज रही थी। वो खत्म नहीं हुई है, वो बस सो गई है। अगली लोहड़ी, अगली लोहड़ी। वे चारों, आर्यन, समीर, रिया और बेहोश तान्या, किसी तरह हवेली के मुख्य द्वार की ओर भागे। इस बार दरवाजा जोर लगाने पर खुल गया। जैसे ही वे बाहर निकले और बर्फीली सड़क पर पहुंचे, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली ताश के पत्तों की तरह ढह गई। धूल और धुएं के गुबार के बीच उन्होंने देखा कि जलती हुई लकड़ियों से एक आखिरी बार वही नीली लौ उठी और आसमान की ओर जाकर गायब हो गई। गांव में सन्नाटा था। लोग खिड़कियों से झांक रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। कोहरा धीरे धीरे छट रहा था। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के मलबे के बीच से एक काली परछाई निकलकर खेतों की ओर जा रही थी। वो परछाई उस अकेले सूखे पेड़ के पास जाकर रुक गई। क्या सब खत्म हो गया? रिया ने कांपते हुए पूछा। आर्यन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस लोहे की कील को देखा। वो अब पूरी तरह काली पड़ चुकी थी और उससे अभी भी गर्माहट निकल रही थी। शायद, लेकिन लोहड़ी की इस आग ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। अचानक तान्या ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सामान्य थीं, लेकिन जब उसने आर्यन की ओर देखा तो उसने धीमी आवाज में वही पंजाबी लोकगीत गुनगुनाया। दुल्ला भट्टी वाला हो, मुंडे ने धी व्याही हो। पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आवाज तान्या की नहीं की। वो भारी, फटी हुई और किसी दूसरी दुनिया की लग रही थी। तान्या की आंखों की पुतलियां अचानक ऊपर की ओर चढ़ गईं और सिर्फ सफेद हिस्सा दिखाई देने लगा। तान्या, होश में आओ। रिया ने उसे झकझोरने की कोशिश की, लेकिन तान्या ने एक झटके में रिया का हाथ पकड़ लिया। तान्या की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रिया की हड्डियों के चटकने की आवाज आई। वो मुक्त नहीं हुई है, आर्यन फुसफुसाया। वो हवेली से बाहर निकल आई है। तान्या के अंदर अचानक उस मलबे के ढेर से रहमत काका की जली हुई लाश लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। उनकी आधी खोपड़ी गायब थी, फिर भी वे बोल पा रहे थे। मैंने कहा था, रानी को जिंदा जिस्म चाहिए। उसने हवेली छोड़ी है, दुनिया नहीं। आर्यन समझ गया कि ये सब एक जाल था। रानी को हवेली की सीमाओं से बाहर निकलने के लिए एक वाहन चाहिए था और तान्या वो जरिया बन गई थी। इसे रोकना होगा, वरना ये गांव और फिर शहर तक फैल जाएगी, समीर चिल्लाया। आर्यन ने अपनी जेब से वो काली पड़ चुकी लोहे की कील निकाली। समीर, रिया, इसे पकड़ो, हमें एक घेरा बनाना होगा। लोहड़ी की असली पवित्र राख जो यहाँ जमीन पर बिखरी है, उससे इसे बांधना होगा। गांव के लोग जो अब तक डरे हुए थे, धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगे। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि अगर आज ये बला नहीं रुकी तो लोहागढ़ का नामो निशान मिट जाएगा। सब लोग घेरा बनाओ, आर्यन ने चिल्लाकर आदेश दिया। गांव वालों और आर्यन ने मिलकर तान्या, जिसके अंदर रानी थी, के चारों ओर एक बड़ा घेरा बना लिया। तान्या हवा में उठने लगी। उसके बाल नागिनों की तरह लहरा रहे थे। उसके चारों ओर नीली अग्नि का एक बवंडर बन गया। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं आग हूं, मैं प्यास हूं। तान्या के गले से रानी की आवाज गूंजी। आर्यन ने अपनी हथेली पर उस काली पड़ चुकी लोहे की कील से गहरा कट लगाया। खून का कर्ज खून से ही खत्म होगा। उसने अपना खून उस पवित्र लोहड़ी की आग में छिड़क दिया, जो अभी भी एक कोने में जल रही थी। अग्निदेव, इस आत्मा को स्वीकार करो और इसे अपनी गोद में संभालो। आर्यन ने प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया, जो उसके दादाजी ने उसे बचपन में सिखाया था। जैसे ही पवित्र अग्नि का धुआं तान्या के शरीर से टकराया, रानी की रूह तड़पने लगी। तान्या के शरीर से एक धुंधली, जली हुई आकृति बाहर की ओर खिंचने लगी। वो आकृति भयानक थी, आधे जले हुए अंग और नफरत से भरी आंखें। अब आर्यन ने वो लोहे की कील सीधे उस धुंधली आकृति के माथे के बीचों बीच दे मारी। एक जोरदार बिजली कड़की। नीली आग और पवित्र अग्नि के बीच एक महायुद्ध हुआ। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सबको जमीन पर गिरा दिया। कुछ पलों के लिए सब कुछ सफेद पड़ गया। जब धुआं छटा तो तान्या जमीन पर बेसुध पड़ी थी, लेकिन इस बार वो सामान्य लग रही थी। वो काली परछाई, वो नीली आग और वो जली हुई रानी सब गायब थे। रहमत काका की लाश भी अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। सुबह का सूरज पूरी तरह निकल चुका था। हवा अब भारी नहीं थी।
लोहड़ी की वो भयानक रात बीत चुकी थी। आर्यन ने तान्या को गोद में उठाया। वो धीरे से बुदबुदाई, आर्यन, क्या हम घर जा रहे हैं? आर्यन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर उस पुराने सूखे पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर अब नई कोपलें फूट रही थी, लेकिन पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा नीला पत्थर चमक रहा था। अभिशाप शायद खत्म हो गया था, या शायद वो अगली शताब्दी के इंतजार में फिर से जमीन के नीचे सो गया था। आज की कहानी यही खत्म होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देसी स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।